चलिए दोस्तों, ऑप्शनल हिस्ट्री के बाद अब ऑप्शनल जियोग्राफी देखते हैं, जो कि आज ही हुआ है। सारा प्रारूप हिस्ट्री की तरह ही है, केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला और 5वां अनिवार्य है, बाकी 3 प्रश्न और करने हैं। सेक्शन ए के तहत पहला सवाल पूछा गया है। पहले के तहत पहला सवाल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या करने हेतु भूवैज्ञानिक एवं ऊष्मीय साक्ष्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के तहत पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा, कास्ट प्रदेश में विकसित विभिन्न भू आकृतियों का वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तीसरा है, समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। केवल और केवल टिप्पणी करनी है, लेकिन आलोचना के साथ करनी है। ये भी महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि केवल छाप दिया। क्या क्या है भाई? बहुचक्रीय स्थलाकृति, इस पे टिप्पणी करनी है। दूसरा है नदी अपहरण, रिवर कैप्चर। फिर तीसरा है यांत्रिक अपक्षय, मैकेनिकल वेदरिंग। तो ये प्रश्न संख्या 1 के तहत 3 क्वेश्चन हो गए। अब प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में पहला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण चक्रवातों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत सरल सा सवाल था, किया जा सकता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का परीक्षण कीजिए एवं इससे संबंधित मौसम की चर्चा कीजिए। दोनों ही सवाल अभी जीएस में भी पूछे गए थे पहले पेपर में, याद होगा आपको। मिलते जुलते, थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया है। फिर है, पृथ्वी की सतह पर दाब पेटियों के विकास के साथ साथ उनकी विचलनीय प्रकृति का वर्णन कीजिए। ये तीनों सवाल कंप्लीट हो गए दूसरे सवाल के तहत। अब सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे में सवाल नंबर पहला, विभिन्न प्रकार के समुद्री निक्षेपों की प्रकृति एवं उत्पत्ति का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। डिस्कस with examples the nature and origin of different types of ocean deposits। फिर तीसरे सवाल के तहत दूसरा सवाल, अंध महासागर बोले तो अटलांटिक ओशन की बात हो रही है, कि नितल के उच्चावच का वर्णन कीजिए। 15 नंबर का सवाल है। एक बात और है साथियों, जो ऑप्शनल का पेपर होता है उसमें शब्द सीमा तय नहीं रहती है, तो ये एक जो अभ्यर्थी हैं उनको भटकाने का टूल वो लोग बचा के रख लेते हैं अपने पास। दूसरा पेज दे देते हैं भरपूर, ताकि जो अभ्यर्थी है वो भावनाओं में बह जाए। अगर कोई अच्छे से क्वेश्चन आ गया तो लगे लिखने उसको एकदम, बस समय पता ही नहीं लगा कब चला जाता है। फिर तीसरा, समुद्री जल के भौतिक गुणों की व्याख्या कीजिए। समुद्री जल के भौतिक गुणों की व्याख्या कीजिए। ये 3 सवाल कंप्लीट हो गए। फिर सवाल नंबर चौथा और चौथे का पहला सवाल, विश्व में मृदा समूहों का परीक्षण कीजिए तथा प्रत्येक समूह की मृदा समस्या की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। वर्ड में जो ग्रुप्स ऑफ सॉइल्स हैं उनकी बात हो रही है। फिर है चौथे के तहत दूसरा सवाल, हिमालय के वन बायोम की विशेषताओं के विशेष संदर्भ में स्थलीय बायोम का विवरण लिखिए। ये भी अच्छा सवाल है, लेकिन याद रखिए ये वैकल्पिक विषय है, ये जो है गहन अध्ययन की डिमांड करता है। तो जो लोग केवल जीएस के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये थोड़ा सा सवाल कठिन था। फिर तीसरा सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह पर एक वैज्ञानिक टिप्पणी लिखिए। इन इकोसिस्टम से उठा लिया गया ये सवाल, एनर्जी फ्लो पर टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पर समालोचनात्मक या फिर कोई और प्रारूप नहीं दिया गया है प्रश्न में, तो सीधे लिखा जा सकता है आसानी से इसको। फिर सेक्शन बी के तहत देखते हैं 5वां सवाल, भूगोल में तंत्र विश्लेषण की विवेचना कीजिए। ये देखिए थोड़ा जटिल टर्म पूछ लिया गया, तंत्र विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस। एक तरह से ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और जो थिंकर बेस्ड क्वेश्चन है, सैद्धांतिक क्वेश्चन है। फिर दूसरा है, भूगोल में नारीवाद की संकल्पना को समझाइए। ये क्वेश्चन हमारे भाई साहब को भी घुमा दिया। भूगोल में नारीवाद मतलब किस तरह से आप इसको शुरुआत करेंगे, इस प्रश्न की उत्तर देने में उत्तर की शुरुआत कहाँ से करेंगे, कंफ्यूज हो जा रहा है व्यक्ति।
फिर तीसरा सवाल है, आधुनिक शास्त्रीय काल में फ्रांसीसी और जर्मन स्कूलों द्वारा योगदान किए गए भौगोलिक ज्ञान के विभिन्न पहलुओं की तुलना कीजिए। फिर छठे सवाल के तहत पहला सवाल, टुंड्रा क्षेत्र में मानव आवास के प्रमुख उपलक्षकों की तार्किक विवेचना कीजिए, 15 नंबर का। फिर दूसरा सवाल, छठे सवाल के तहत, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन के प्रमुख उपलक्षकों का वर्णन कीजिए। अब उपलक्षकों की बात हो रही है तो यहाँ देखिए, इसका जो इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, वैसे हिंदी देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि उपलक्षकों का मतलब क्या है। तो यहाँ देखिए, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स की बात हो रही है। बहुत आसान सा, देखिए जब इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, नहीं तो भटक जाएंगे। फिर विश्व के विकासशील देशों के विशेष संदर्भ में जनसंख्या संक्रमण मॉडल के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालिए। ये तीनों प्रश्न कंप्लीट हो गए छठे प्रश्न के तहत। फिर सातवां प्रश्न है, सेवा केंद्र नियोजन में अम्लैंड के सीमांकन की विधियों और महत्व की व्याख्या कीजिए। ये थोड़ा वहीं से सैद्धांतिक क्वेश्चन उठा लिया है थिंकर्स की तरफ से, तो इसको देखना है। विश्व के विकासशील देशों में नगरीकरण एवं आर्थिक विकास पर अतिशयों एवं विरोधों का प्रभुत्व है, व्याख्या कीजिए। इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ना पड़ेगा। अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डोमिनेटेड बाई एक्सट्रीम्स एंड कॉन्ट्रास्ट्स डिस्कस। तो इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो आसानी से इसको समझा जा सकता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बांध थूनेन के कृषि भूमि उपयोग अवस्थित मॉडल की प्रासंगिकता पर चर्चा करनी है, ये भी थिंकर्स से उठाया गया है। फिर आठवें सवाल के तहत पहला सवाल है, विश्व के प्रमुख व्यापार संगठनों एवं संधियों पर चर्चा कीजिए। अच्छा सवाल है, थोड़ा इसको इकोनॉमिक पुट मिला हुआ है, व्यापार संगठनों WTO जैसे संगठनों की बात की जा रही है। फिर है आठवें प्रश्न के तहत दूसरा प्रश्न, भारत ने अपने पड़ोसी देशों से चल रहे सीमांत विवादों के विशेष संदर्भ में भू राजनीति की संकल्पना का परीक्षण कीजिए। भारत के अपने पड़ोसी देशों से चल रहे सीमांत विवादों, जो सीमा से संबंधित विवाद हैं, उनके संदर्भ में भू राजनीति की संकल्पना का परीक्षण कीजिए। ये IR से उठाया गया सवाल है, तो आसानी से किया जा सकता है। पड़ोसी देशों से जो सीमा विवाद हैं उनके संदर्भ में पूछा गया है। फिर तीसरा सवाल, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की मुख्य विशेषताएं बताइए। औद्योगिक प्रदेशों की बात की गई है, इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात की गई है, इनकी विशेषताएं बतानी है। ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, 10 नंबर का सवाल है। आते हैं भूगोल के दूसरे पेपर पर, पूरा निर्देश दिया गया है, छोड़ देते हैं, वह एज इट इज है पहले की तरह। सेक्शन A के तहत पहला सवाल और पहले के तहत पहला सवाल, जो कि अनिवार्य है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, तीनों सवाल इसके करने हैं। भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की भू आकृतिक विभिन्नताओं का उपयुक्त चित्रों सहित वर्णन कीजिए। देखिए चित्रों की डिमांड कर दी गई है, वैसे भी आपको चित्र मेंशन करने हैं साथियों। इसमें जियोग्राफी है, जियोग्राफी क्या इतिहास भी लिखते हैं तब भी आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट और ये सब बनाते हुए चलना है, तभी नंबर अच्छे से मिलते हैं। मानसून को परिभाषित कीजिए, दूसरा प्रश्न है। अब मानसून की उत्पत्ति के जेट स्ट्रीम सिद्धांत के बारे में बताइए। GS अगर अच्छे से पढ़ा है तब भी आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। भारत की मिट्टियों के प्रमुख प्रकार बताइए, ये भी अत्यंत हलवा प्रश्न है। फिर है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? भारत के जैव विविधता प्रदेशों के बारे में बताइए, इनका संरक्षण किस प्रकार संभव है, वर्णन कीजिए। ये भी हलवा प्रश्न है एकदम कतई। फिर है दूसरा सवाल, भारत की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं? किन्हीं दो प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के बारे में निश्चित उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। बहुत ही सरल सवाल भैया पूछ दिया है एकदम। हाल के एग्जाम्पल उठा लीजिए, बंगलुरु में आई बाढ़ उठा लीजिए, या फिर असम में आई बाढ़ उठा लीजिए, और दूसरी कोई और प्राकृतिक आपदा उठा लीजिए।
तीसरा सवाल है, पर्यटन संसाधन की दृष्टि से भारत सबसे धनी देश है। इसकी व्याख्या करते हुए इसके प्रमुख प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पर्यटन संसाधनों के बारे में बताइए। थोड़ा करंट का तड़का लगा हुआ है इस सवाल में और ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर तीसरा सवाल है, नगरीकरण क्या है? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात नगरीकरण की प्रवृत्तियों के बारे में बताइए तथा नगरीकरण में महानगरों के योगदान की समीक्षा कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, आसानी से हैंडल किया जा सकता है। स्मार्ट नगर का क्या अर्थ है? इनके प्रमुख मानदंडों का विश्लेषण कीजिए तथा वर्तमान परिहरत में ऐसे नगरों की आवश्यकता बताइए। अब बताइए, परिहरत कन्फ्यूज आ जाएंगे भैया, क्या मतलब है इसका? ऐसा शब्द न जाने कहाँ से खोज के लाते हैं। परिहरत, अब स्वाभाविक सी बात है इसका इंग्लिश वाला देखना पड़ेगा। सिनेरियो की बात की गई है, देखिए अब आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए इंग्लिश वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है, अपरिहार्य है पढ़ना। तो स्मार्ट नगर की बात की गई है। देखिए स्मार्ट नगर को मतलब स्मार्ट इंग्लिश का शब्द उठा लिया, उसके बगल में उसका भाई नगर हिंदी में उठा लिया। आमतौर पे हम लोग स्मार्ट सिटी से परिचित हैं। स्मार्ट सिटी को हिंदी में भी मतलब देवनागरी लिपि में भी स्मार्ट सिटी लिखा जाता है आमतौर पे, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए स्मार्ट नगर की बात कर दी गई है। तो वही स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, 2014-15 में आई जो स्कीम थी। फिर है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। भारत में जनसंख्या, चौथे सवाल के तहत पहला सवाल देख रहे हैं। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। नियोजन से संबंधित प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है, किया जा सकता है। फिर चौथे के तहत दूसरा प्रश्न, जलवायु परिवर्तन क्या है? भैया बहुत ही सरल क्वेश्चन है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के कौन से प्रमुख कारण हैं? किया जा सकता है आसानी से। साथ ही मानव जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में भी बताना है। बता ही जाएंगे हमको लगता है सभी लोग, लेकिन इसमें जो है आंसर जनरल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जनरल आंसर रहेगा तो नंबर कम मिल सकते हैं, क्योंकि आसान सवाल है, सभी लोग कर देंगे। फिर है तीसरा सवाल चौथे के तहत, भारत की विशालता ने एक लंबी थल व जल सीमा प्रदान की है। भारत पाकिस्तान के भू राजनीतिक संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद के संदर्भ में इसकी समीक्षा कीजिए। देखिए भारत पाकिस्तान होता ही रहता है, लेकिन इसको इतना आसान मत समझिए, थोड़ा उसको एंगल दे दिया IR वाला। भू राजनीतिक संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद के संदर्भ में इसकी समीक्षा कीजिए, तो हो जाएगा आसानी से सवाल, इतना आसान भी नहीं है। सेक्शन बी के तहत पांचवा सवाल और पांचवें सवाल के तहत पहला सवाल ए वाला, भारतीय कोयला का अधिकांश गोंडवाना युग की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। सही बात है। फिर है, क्यों प्राप्त किया जाता है भैया? क्यों प्राप्त किया जाता है वहीं से, इस कथन का परीक्षण करना है तथा देश के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्रों के बारे में बताना है। डायग्राम बना के अच्छे से मेंशन करना है, खूब सजा के। फिर दूसरा सवाल, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात हो रही है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास प्रारूप का मूल्यांकन कीजिए। फिर है, नीली क्रांति क्या है? सभी लोग जान रहे होंगे, ब्लू रेवोल्यूशन। भारत में मत्स्य पालन के वितरण, उत्पादन एवं विकास प्रारूप का परीक्षण कीजिए। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट था, इसको छोड़ा नहीं जा सकता था। फिर है छठा सवाल, बंजर भूमि क्या है? आसान सा है। इसकी क्या समस्याएं हैं? ये भी आसान है। इस प्रकार की भूमि का किस प्रकार उद्धार किया जा सकता है? एकदम हलवा प्रश्न भैया। फिर छठे सवाल के तहत दूसरा सवाल, भारत के कृषि प्रदेशों के बारे में एक लेख लिखिए। फिर छठे सवाल के तहत तीसरा सवाल, भारतीय कृषि में नवीनतम विकास प्रगति परिवर्तनों एवं उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताइए। अच्छा सवाल है, तीनों सवाल ठीक ठाक हैं। फिर सातवें सवाल के तहत पहला सवाल, भारत में लौह इस्पात उद्योग के स्थापन कारकों के बारे में बताइए तथा इस उद्योग के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। अच्छा सवाल है। सातवें सवाल के तहत दूसरा सवाल, भारत को प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में बांटिए। ठीक है। फिर उसके बाद
हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तृत वर्णन चित्र सहित कीजिए। अच्छा सवाल है मित्रों। तीसरा सवाल क्या कह रहा है 7वें के तहत, उत्तर प्रदेश के किसी एक कृषि आधारित उद्योग के विकास प्रारूप के बारे में बताइए। हथकरघा उद्योग बता दीजिए। वस्त्र उद्योग, वो भी कृषि आधारित है, कपास के तहत आता है। फिर 8वां सवाल है, प्रादेशिक विकास से क्या अभिप्राय है। प्रादेशिक विकास की बात की जा रही है। भारत के पहाड़ी अथवा जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में बताइए। डिस्कस हिली एरिया और ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया। 8वें सवाल के तहत दूसरा सवाल, भारत में वायु परिवहन के बारे में बताइए। डिस्कस द एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया तथा प्रमुख वायु मार्गों पर प्रकाश डालिए। अच्छा सवाल है। 8वें सवाल के तहत तीसरा सवाल और अंतिम सवाल, भारत के प्रमुख बंदरगाहों के विकास के उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कीजिए। पश्चिमी तट के किसी प्रमुख बंदरगाह द्वारा किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताइए। अच्छा सवाल है और इसको साथियों पीएम गति शक्ति योजना के तहत मिला के अच्छे से लिखिएगा तो अच्छे से नंबर आएंगे। 10 नंबर का है महज, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों ये जियोग्राफी के दोनों पेपर कंप्लीट हुए हैं। मैंने आपको इतिहास और भूगोल दोनों के ऑप्शनल पेपर उपलब्ध करा दिए हैं। दोनों की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जाके डाउनलोड करिए और लिखने का प्रयास करिए। एक सूचना और साथियों, घटनासार की मैगजीन आ गई है जो कि दिग्गज मैगजीन है। हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था कि सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ से फंसे थे। तो अब जो है घटनासार का निचोड़ की सीरीज चालू हो गई, तो देखना मत छोड़िएगा। और यहीं पे हम लोग अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।